हाई टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है वो हमने मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चला रखी थी। उसमें हमने जो है वो आपको पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया, मनोविज्ञान के बारे में बताया। अब जो है वो आज हम जो है वो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय जो आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो संरचनावाद आता है, उसके बाद में प्रकार्यवाद आता है, यानी कि पहला जो संप्रदाय जो आता है वो संरचनावाद आता है, दूसरा प्रकार्यवाद आता है और तीसरा जो आता है वो व्यवहारवाद आता है और चौथा मनोविश्लेषणवाद आता है, पांचवा जो आता है वो अवयवीवाद आता है और छठा जो आता है वो क्षेत्र सिद्धांत आता है। और अगर हम सातवें या अगले संप्रदाय की बात करते हैं तो वो पूर्णांगवाद आता है और आठवां अगर हम देखते हैं तो प्रयोजनवाद आता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले संरचनावाद आया था मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में, फिर संरचनावाद के एक प्रक्रिया के रूप में जो वो प्रकार्यवाद आया था और फिर प्रकार्यवाद के बाद में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद के बाद में मनोविश्लेषणवाद आया था, मनोविश्लेषण के बाद में जो वो अवयवीवाद आया था और अवयवीवाद के बाद में क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद में पूर्णांगवाद आया था, फिर प्रयोजनवाद आया था। अब हम जो वो इन सभी के बारे में जो वो डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि संरचनावाद में क्या क्या बातें आती हैं और प्रकार्यवाद में क्या क्या बातें आती हैं। तो हम सबसे पहले आज जो है वो संरचनावाद के बारे में पढ़ेंगे, संरचनावाद के बारे में देखेंगे। तो अगर हम देखें संरचनावाद के प्रवर्तक कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो प्रवर्तक हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बन जाता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन आते हैं। तो संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंड और टिचनर आते हैं। यानी कि आपसे पूछ लेंगे कि जो संरचनावाद जो आता है इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, तो विलियम वुंड और टिचनर जो आते हैं वो संरचनावाद के प्रवर्तक आते हैं। आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आई हूँ कि जो विलियम वुंड और टिचनर जो थे उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी और कब की गई थी। ये क्वेश्चन जो है वो रीट मेंस में, रीट प्री में, दोनों में आपसे पूछ सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी जो टीचर्स एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वो हर बार एग्जाम में जो वो क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि विलियम वुंड और टिचनर जो थे उन्होंने 1879 में जर्मनी का एक लिप्जिंग नगर आता है वहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। अब ये जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो आती है उसमें क्या बातें बताई गई हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो आती है उसमें मानसिक संरचना और क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन के बारे में बताया गया है कि जो विलियम वुंड और टिचनर के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी गई थी, उस प्रयोगशाला में क्या बातें आती है या उस प्रयोगशाला में किन चीज़ों का अध्ययन पे बल दिया जाता है, किन चीज़ों के अध्ययन के ऊपर अग्रसर किया जाता है, तो वो बातें आती है कि हमारी मानसिक संरचना और हमारे क्रियाओं का प्रयोगात्मक, यानी कि हम जो क्रिया करते हैं उसको एक प्रोसेस यानी कि उसको प्रयोग के रूप में लेना, इन सभी बातों का जो है वो अध्ययन करना जो है वो हमें उस प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो आती है उसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारी क्रियाओं का प्रयोगात्मक और मानसिक संरचना का अध्ययन करना ही इस प्रयोगशाला का उद्देश्य था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो और इस प्रयोगशाला में क्या क्या बातें आती थी और इस प्रयोगशाला से क्या क्या बातें संबंधित थी, तो मन, चेतना आदि की संरचना क्या किस प्रकार, यानी कि ये जो प्रयोगशाला जो थी वो ये हमें ये बताती थी कि ये जो है वो एक मतलब बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है, तो वो आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल से ना तो क्वेश्चन बनेंगे और ना ही चीज़ें आएंगी। तो इसलिए आपके लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बन सकती हैं और वही चीज़ें आपको पढ़नी हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो मैं जो है वो वही शॉर्ट नोट्स के रूप में लेके आई हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और हम उस कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे। तो अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला जो थी उसमें मन, चेतना आदि की संरचना में क्या और किस प्रकार है, इन सभी बातों के बारे में बल दिया जाता है। चेतन अनुभव का अध्ययन किया जाता है, वो भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी उसमें हमारा जो मन और हमारी जो चेतना जो थी उसमें क्या है, कैसे है, इन सभी बातों पे बल दिया जाता है और हमारा जो चेतन अनुभव जो है उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान जो आता है वो आंतरिक अनुभवों का संरक्षण करता है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो आते हैं उन्होंने इसको जो है वो अंतर्दर्शनवाद कहा है। यानी कि संरचनावाद जो आता है उसमें ये मनोविज्ञान जो आता है वो आंतरिक अनुभवों का सर्वेक्षण करता है, आंतरिक अनुभवों का सर्वेक्षण करता है। इसी बात को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये अंतर्दर्शनवाद है। अंतर्दर्शनवाद क्यों है? तो कई मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अंतर्दर्शन विधि का बताते हुए कहा कि यह अंतर्दर्शन विधि इसलिए है क्योंकि ये चेतना के विभिन्न अंगों और चेतना के विभिन्न अनुभवों का जो है वो अध्ययन कराती है। यानी कि पहले इसको अंतर्दर्शनवाद बता दिया और फिर कहा कि ये अंतर्दर्शन विधि है क्योंकि ये चेतना के अनुभवों और चेतना के जो है वो अंगों का अध्ययन करवाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक आता है कि मनुष्य की चेतना जो होती है वो विभिन्न मानसिक योग्यताओं और क्रियाओं का योग होती है। कि एक बात ये और आती है कि मनुष्य की चेतना जो होती है वो विभिन्न मानसिक क्रियाओं योग्यताओं का और क्रियाओं का योग होती है। यानी कि विभिन्न मानसिक योग्यता और क्रियाओं का योग जो होती है वो मनुष्य की चेतना होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संरचनावाद की विशेषताएं, यानी कि संरचनावाद के शब्द या संरचनावाद में क्या क्या बातें आती है, इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि संरचनावाद की विशेषताएं क्या क्या आती है। तो संरचनावाद की विशेषताएं अगर हम देखें तो अनुभव का आधार, यानी कि आपके लिए शॉर्ट तरीके से मैं ये लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि संरचनावाद की विशेषताएं क्या आती है। तो संरचनावाद जो होता है वो हमारा आधार किसको मानता है, तो हमारे अनुभव का आधार मानता है। तंत्रिका तंत्र अनुभव प्राप्त करने में सहायता, यानी कि अनुभव प्राप्त करने में क्या सहायक होती है, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अनुभव प्राप्त करने में सहायक होता है। अनुभव का आधार जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है और ये जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अनुभव प्राप्त करने में सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि संरचनावाद की विशेषता यही होती है कि अनुभव का जो हमारा आधार जो है, संरचनावाद ये कहता है कि अनुभव का आधार जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्यों होता है, तो वो हमें जो है वो अनुभव प्राप्त करने में सहायता देता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अनुभव जो होता है वो व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है। यानी कि ये जो अनुभव जो होता है, जो चीज़ें हम अनुभवित करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे व्यक्ति के जो हमारा चेतन मन जो होता है उसकी आंतरिक संरचना होती है। यानी कि आंतरिक क्रियाएं होती है, किसी निश्चित समय में घटित होने वाली मानसिक क्रियाओं का योग होती है। और ये चेतना क्या होती है, ये चेतना होती है कि कोई निश्चित समय होता है और उसमें घटित होने वाली कोई मानसिक क्रियाएं जो होती हैं उसको हम चेतना बोल सकते हैं। यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि हमारे अनुभव का जो आधार जो था वो तंत्रिका तंत्र था। अब ये तंत्रिका तंत्र अनुभव का आधार क्यों था, क्योंकि अनुभव प्राप्त करने में तंत्रिका तंत्र सहायता करता था। अनुभव क्या, व्यक्ति को चेतन आंतरिक संरचना, यानी कि व्यक्ति की जो चेतना की आंतरिक संरचना जो होती है वो अनुभव होता है। अब चेतन क्या होता है, चेतन किसी निश्चित समय में घटित होने वाली मानसिक क्रियाओं का योग जो होता है वो चेतन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संरचनावाद की विशेषताओं में हम जो है वो किसी महोदय या किसी जो है वो मनोविज्ञान के संबंध में भी, मनोवैज्ञानिक के संबंध में भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने जो वो क्या परिभाषा दी है। तो अगर हम देखें तो टिचनर के अनुसार व्यक्ति के अनुभव की इकाई मानसिक तत्व है। टिचनर ने क्या कहा है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि टिचनर ने क्या कहा है, तो व्यक्ति के अनुभव की जो इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है वो मानसिक तत्व होते हैं। टिचनर के द्वारा संरचनावाद की विशेषताओं में जो व्यक्ति के जो अनुभव की इकाई जो होती है वो तत्व होते हैं। व्यक्ति के अनुभव की इकाई मानसिक तत्व होते हैं, व्यक्ति के अनुभव की इकाई मानसिक तत्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मन व चेतन की जानकारी विश्लेषण, यानी कि संरचनावाद की विशेषता जो आती है उसमें हमारे मन व चेतन की जो जानकारी जो होती है वो विश्लेषण रूप से प्रकट होती है। चेतना के 3 तत्व होते हैं, ये संरचनावाद की विशेषताओं में बताए गए हैं। एक तो संवेदन होता है, एक प्रतिभा होती है और एक भाव होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि चेतना के कितने तत्व होते हैं संरचनावाद की विशेषताओं में, तो चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदन, प्रतिभा और भाव। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संरचनावाद की विशेषताओं के बारे में। पहले हमने संरचनावाद के बारे में नॉर्मल जानकारी ले ली, अब ये जितनी चीजें आती है वो संरचनावाद की विशेषताओं से संबंधित है। उसमें हम देख रहे हैं कि चेतना के कितने तत्व होते हैं, तो चेतना के 3 तत्व होते हैं। एक तो संवेदन होता है, प्रतिभा होता है और एक भाव होता है।
ये जो संरचनावाद जो आता है इसकी विशेषताओं में ये बताया गया है कि मन व चेतन जानकारी विश्लेषण के द्वारा दी जाती है, यानी कि मन व चेतना की जो जानकारी जो होती है वो विश्लेषण रूप से जो वो संरचनावाद देता है। मन और शारीरिक दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व, दोनों मिलकर जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं में घटित होने वाली व्यवस्था है। ये हमें संरचनावाद की विशेषताओं में पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संरचनावाद का शिक्षा में क्या योगदान है, तो शिक्षा को मानसिक क्रियाओं और शिक्षा का उद्देश्य अनुभव की बुद्धि माना जाता है। यानी कि संरचनावाद कहता है कि ये शिक्षा की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कि अनुभव की बुद्धि का माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन पे बल, तो मनोविज्ञान का मेन मोटो या मेन उद्देश्य यही है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना है, वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो है वो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये जो है वो शिक्षा, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन पे बल देता है। मानसिक क्रियाओं के स्वरूप और रचना के क्रमबद्ध निरीक्षण पर बल दिया है, यानी कि हमारी जो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं या फिर जो स्वरूप जो होता है उन और रचना जो होती है उनका क्रमबद्ध निरीक्षण करते हुए जो है वो हमें अध्ययन पे बल दिया गया है या निरीक्षण पर बल दिया गया है। इस विचारधारा का मनोविज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से विकसित होने का ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि जो संरचनावाद जो आता है उसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारी जो विचारधारा जो है मनोविज्ञान की जो विचारधारा जो है वो वैज्ञानिक ढंग से विकसित होने में ऐतिहासिक महत्व मानती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रकारीयवाद, यानी कि हमने संरचनावाद का शिक्षा में महत्व क्या आता है, संरचनावाद की विशेषताएं क्या आती है, संरचनावाद के बारे में किसने कहा है, इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकारीयवाद, यानी कि अगला हम देखते हैं प्रकारीयवाद में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकारीयवाद जो आता है वो अमेरिका के 1844-1910 विकास हुआ था, यानी कि 1910 ओके 1842 से 1910 में जो है वो अमेरिका में प्रकारीयवाद का विकास हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो प्रकारीयवाद जो आता है इसका विकास कहाँ से हुआ था। तो प्रकारीयवाद का विकास अमेरिका में 1846 से लेकर, यानी कि 42 यानी कि 1842 से लेकर 1910 तक जो है वो अमेरिका में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। अब ये जो प्रकारीयवाद जो आता है इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था, तो डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत जो आता है इसका प्रभाव प्रकारीयवाद पे पड़ा था। विकासवादी सिद्धांत का ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो किसका सिद्धांत का प्रभाव जो था वो प्रकारीयवाद पे पड़ा था, तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वास्तविक स्वरूप, यानी कि अगर हम वास्तविक स्वरूप के बारे में बात करें तो जॉन डेवी व रोनाल्ड एंजिल जो थे वो दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रयोजनवाद मानते थे। यानी कि जॉन डेवी और एंजिल जो थे, यानी कि रोनाल्ड एंजिल जो थे वो दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रयोजनवाद को मानते थे इसके वास्तविक स्वरूप के रूप में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ये प्रकारीयवाद जो आता है इसका आधार क्या आता है, तो जैसे हमने संरचनावाद का आधार देखा है उसी प्रकार हम जो है वो इस प्रकारीयवाद का आधार देखते हैं कि इसका आधार क्या आता है। तो इसका आधार क्यों कैसे है, वुडवर्थ आप जो है वो प्रकारीयवाद को एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम वुडवर्थ आता है। वुडवर्थ के अनुसार भी प्रकारीयवाद को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि प्रकारीयवाद शब्द जो आता है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो वुडवर्थ एक मनोविज्ञान जो इस प्रश्न पर मनुष्य क्या करते हैं, ये आप ध्यान में रखना कि मनुष्य क्या करते हैं का सही और व्यवस्थित उत्तर देता है। यानी कि वुडवर्थ ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो आता है वो एक मनुष्य क्या करता है इस बात का सही और व्यवस्थित उत्तर देता है। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान जो इस प्रश्न पर कि मनुष्य क्या करते हैं इस बात का व्यवस्थित व सही उत्तर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और आगे के प्रश्न किस प्रकार वे उसे करते हैं और क्यों वे उसे करते हैं का भी उत्तर देता है। यानी कि वुडवर्थ ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है वो ये बताता है कि इस प्रश्न पर मनुष्य जो है वो क्या करते हैं और वह जो है वो सही और सटीक वास्तविक उत्तर देते हैं, और आगे जो है वो प्रश्न किस प्रकार उसे करते हैं। यानी कि ये जो है वो मतलब थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली डेफिनेशन है। तो आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से ऐसे खुद पे लेके याद क्या करो। जैसे कि मनोविज्ञान जो होता है वो ये कहता है कि कोई एक प्रश्न होता है जो आपको दिया जाता है, आप मनुष्य हो, आप उस प्रश्न का जो वो सही और व्यवस्थित उत्तर देते हो, और आगे के प्रश्न यानी कि जैसे नेक्स्ट प्रश्न आएगा उसमें किस प्रकार वे उसे करते हैं, यानी कि आगे के प्रश्न पे आप किस प्रकार करोगे
और क्यों वह उसे करते हैं, और आप क्यों करोगे उस प्रश्न को का भी उत्तर देता है। और आप जो है वो उस प्रश्न को क्यों कर रहे हो, इस बात का उत्तर भी आप दोगे। प्रकार्यवाद संप्रदाय कहलाता है। और इसी बात में जो है वो वुडवर्थ महोदय ने प्रकार्यवाद बात करें तो, और प्रकार्यवाद में क्या आते हैं, तो मनोविज्ञान में ज्ञान, संकल्प तथा क्रियाओं का समावेश प्रकार्यवाद के कारण हुआ है। यानी कि ये बातें आ जाती है कि जो मनोविज्ञान जो आता है उसमें ज्ञान और क्रियाओं का जो समावेश जो है वो प्रकार्यवाद की वजह से हुआ है। ज्ञान, संकल्प तथा क्रिया का समावेश प्रकार्यवाद के कारण हुआ है। मनोविज्ञान कहते हैं, मतलब मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान में ज्ञान के संकल्प और क्रियाओं का समावेश जो है वो प्रकार्यवाद की वजह से हुआ, ये बात कही गई है। मन की शक्तियों की गत्यात्मकता पर बल देता है। यानी कि जो प्रकार्यवाद जो आता है वो हमारे जो मन की शक्तियां जो होती है उसकी गत्यात्मकता के ऊपर बल देता है। ये सभी फैक्ट जो आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप जो है वो इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना और इनको याद कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड बाय।